आपका दोस्त रवि लेके आ चुका हूँ एक नई डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी। आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल कर लो। तो चलिए आज की डरावनी कहानी हॉरर स्टोरी मम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। ये कहानी एक लड़के जिसका नाम पवन है। पवन अपने घर का एक लौता बेटा रहता है। उसे ही पूरे घर की जिम्मेवारी रहती है और उसे एक बहन पूजा की शादी का बोझ रहता है कि कैसे भी वो अपना काम दिल लगा के करे और अपनी छोटी बहन पूजा का शादी करे। उसकी बहन की उम्र अब होती जा रही थी शादी की, इसलिए उसे चिंता भी सताई जा रही थी कि उसकी बहन अब शादी की उम्र में होती जा रही है। इसलिए पवन कई काम करते रहता है क्योंकि कैसे भी उसको घर का गुजारा करना था। पवन के पापा नहीं थे। वो जब पैदा हुआ था उसके कई साल पहले ही पवन के पापा मर गए थे, इसलिए वो छोटे से ही पूरे घर की बोझ अपने सर पे लेके काम की ओर चल पड़ता है। पवन अभी काम कर रहा है। उसे पिरामिड और कहीं कारखानों में काम मिल चुका है। आज यहाँ तो कल वहाँ उसका काम ऐसा ही है। हर दिन का उसे 800 रुपये मिलते हैं और उसका घर का गुजारा अभी ठीक ठाक चल रहा है। पवन कई दिन से कोयले के कारखानों में काम कर रहा था, पर उसे आज उसके बॉस ने बुला के उसे ऐसी जगह शिफ्ट की है जहाँ पे कई मजदूर ऊपर से गिर के मर चुके हैं। वो कौन सा जगह हो सकता है? आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो वो जगह पिरामिड था। वहाँ पे उसे खोज करना था कि वहाँ पे क्या क्या निकलता है। किसी ने अभी तक वहाँ पे खोज करने की हिम्मत नहीं की थी, पर ये पवन पहला आदमी था जो वहाँ पे जाके खोज करेगा। उसके साथ कई लोग थे, पर सबसे हेड पवन था। पवन ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा। कम से कम 2 घंटे वो आराम से गाड़ी चलाते गया, पर 2 घंटों के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो गांव में रुक गया क्योंकि जहां पे वो पहुंचा था उस इलाके में पूरे गांव ही गांव थी। वो शहर के बाहर निकल चुका था। अच्छा हुआ कि यह गांव मिल गया, वरना उसे जंगल के बीच में ही कहीं गाड़ी के अंदर रहना पड़ता। वो गाड़ी से उतरा और गांव वालों के पास जाता है और बोलता है, चाचा यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो चाचा बताते हैं, यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं मिलेंगे, पर छोटे मोटे हकीम मिल जाएंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और पवन चल पड़ता है उनके पीछे कि छोटे मोटे डॉक्टर से तो हो जाए इलाज। और वो अंकल उसको एक कुटिया के अंदर ले जाते हैं। कुटिया के अंदर पवन आता है तो देखता है कि एक साधु बाबा वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और पहले से ही 2 औरत वहाँ पे बैठी हुई होती है जिसके नाक पे गुस्सा सवार था और वो कैसे बड़बड़ाते जा रही थी। बाबा उन दोनों को पता नहीं क्या कर रहे थे। बाबा धीरे धीरे बड़बड़ाते जा रहे थे और वो सब दोनों स्त्री चिल्लाते और रोते जा रही थी। क्या हो रहा था ये पवन को नहीं पता था, पर मेरे साथ जो पवन के साथ चाचा आए थे वो बाबा को कहते हैं कि बाबा ये लड़का शहर से आया है, इसे कहीं जाना था, पर इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इसे ठीक कर दो। बाबा के पास मुझे बाबा अपने हाथों से इशारा करते हैं आने का, और मैं उनके पास जाता हूँ और वो मेरे सर पे हाथ रख के कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ा रहे थे। मैंने सोचा ये हो क्या रहा है? मैं इलाज करवाने आया और यहाँ पे तो ये बाबा पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि मैं पवन, मुझे ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं था और ये बाबा उबा पर मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। मैंने बोला बाबा ये कर क्या रहे हो? बाबा ने बोला चुप रहो थोड़ा। मैं चुप बैठ गया और बाबा ने मुझे थोड़ी देर बाद जाने का रास्ता बोला। मैंने बोला पता नहीं क्या किया, मैं कार की ओर जाने लगा। मैंने बोला सब पागल है यहाँ पे, चलो तुरंत कार की ओर। मैं कार की ओर गया और थोड़ी देर कार के अंदर इंतजार किया, थोड़ा रेस्ट करने लगा। तब तक मैंने देखा कि मेरे शरीर में जो भी तकलीफ या दर्द मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही थी वो उससे थोड़ा
राहत मिल रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि उनके शक्ति से या उनके जो उन्होंने मुझ पे कुछ किया उससे मैं ठीक हुआ। मैंने सोच लिया कि ये अपने आप में हो रहा हूँ और मैं निकल पड़ा अपने काम के लिए। जो मेरे साथ लोग आने वाले थे वो दूसरी कार से आ रहे हैं। वो एक बड़ा सा ट्रक जैसा है और मैं अपनी कार से निकल पड़ा। जंगल कुछ 10 किलोमीटर का था। मैं जंगल को जैसे क्रॉस करते जा रहा हूँ वैसे जंगल में एक सनसनी सी ठंडी हवा मेरे कार के द्वारा चीरती हुई पार होते जा रही है। ये हवा मुझे टच तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसके अंदर की जो आवाज़ थी वो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें एक दर्द भरा चीख था। वो चीख किसका था ये मुझे नहीं पता, पर मैंने गाड़ी को धीमे किया और खिड़की खोल के मैंने ट्राई किया कि कौन है, पर मैंने देखा कि वो जंगल पूरा सुनसान था। एक परिंदा तक नहीं दिख रहा था मुझे। मैंने खिड़की फिर से लगाई और आगे की ओर चलने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल वाले शीशे में पीछे की गाड़ी के पीछे की ओर रास्ते में कोई लड़की खड़ा है। मैंने तुरंत गाड़ी की ब्रेक मारी और मैंने जब शीशे को हटा के पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर मैंने आगे के मिरर में देखा फिर से तो एक लड़की खड़ी थी। मैंने फिर से मुंडी पीछे घुमा के देखा तो कोई नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने गाड़ी की विंडो लगाई और सीधे आगे की ओर बढ़ गया। मैंने पीछे देखने का हिम्मत नहीं किया और मैं आगे की ओर चलने लगा। मेरी गाड़ी कम से कम वही 70 या 80 की स्पीड में थी और मैं कुछ थोड़ी और स्पीड बढ़ाता हूँ वही मेरी गाड़ी 100 की स्पीड में हो चुकी थी और मैं तुरंत अपने जगह की ओर पहुँचने लगा कि मुझे कैसे भी आज रात तक वहाँ पे पहुँच जाना है। और ऐसा होता भी है। मैं रात के 10 बजे तक पिरामिड के पास पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे कई कुटिया बनी हुई थी। कुटिया मतलब टेंट जैसा। मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ा करता हूँ। तब तक वहाँ से 2 लड़के और 3 लड़कियाँ निकलती हैं और वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बोला, आप लोग कौन? उन्होंने बताया कि आप पवन बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बताया सर ने हमें भी दूसरे स्टेट से बुलाया है, हम भी आपके साथ खोज करेंगे, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये बात सुन के मुझे थोड़ी सी आराम मिली, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज की रात मुझे टेंट में अकेली ही गुजारनी पड़ेगी। चलो अब कोई तो दोस्त मिला। मैं उनके साथ टेंट के अंदर बैठ गया और वही हम बात करने लगे कि सुबह को हमें इसके अंदर खोज करना है। यही बात चल ही रही थी, तभी उसी से एक लड़की पूर्णिमा वो हमें बताती है कि आपको इस पिरामिड के बारे में कुछ पता है? तो हम लोग उसकी तरफ चौंक के देखते हैं और बोलते हैं क्या पता रहने के लिए बोल रही हो? वो बताती है कि यहाँ पे सुनने में आया था कि कई औरत इस पिरामिड के चारों ओर घूम रही थी एक बार और पिरामिड के ऊपर चढ़ के वहां से कूद गई। पूरी पिरामिड में उन औरतों का खून ही खून लग गया था और सभी औरतें मरी पड़ी हुई थी। उस दिन से इस पिरामिड के अगल बगल भी कोई नहीं आता, क्योंकि बहुत बार देखा गया है वो औरतें इस पिरामिड के चारों ओर घूमती रहती है। तभी मैंने और मेरे कई दोस्तों जो वहाँ पे थे वो बोलते क्या फालतू फालतू बात सुना के हमें डरा रही हो, ये कहानी फालतू है, किसने तुम्हारे कान में भर दिया ये फालतू कहानी? वो बोलती नहीं, ये तो मेरी नानी ने सुनाया था मुझे, यही मैं तुम्हें सुना रही हूँ। और वो हंसने लगी। हो सकता है कि वो मजाक कर रही थी, या ये भी हो सकता है कि वो उसने मुझे डराया था हमें, तो वही उस डर को छुपाने के लिए वो एक नाटक करने लगती है। अब सोने का वक्त आया। अब हम अपने अपने टेंट में चले गए। जब सुबह हुआ तो सुबह के जो पहली किरण उस पे हम सब अपने टेंट से बाहर निकलने लगे। पूरी ठंड लग रही थी, इसलिए तुरंत हमने बाहर आग जलाया और हाथ सेकने लगे। जब तक हाथ सेक रहे थे तब तक धीरे धीरे सूर्य ऊपर आने लगा और सूर्य अब ऊपर आ चुका है। अब हमें काम करना पड़ेगा। तब तक हमारे
जो और दोस्तों थे वो सब भी ट्रक के माध्यम से आ चुके हमारे साथ। उस ट्रक से लगभग 20 लोग निकले और उतरे और बोले चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पिरामिड के अंदर जाना था, पर उस पिरामिड का कोई रास्ता ही नहीं था। अब हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। अब हम चारों तरफ से पिरामिड को देखते हैं और चेक करने लगते हैं कि यहाँ पे क्या मिल सकता है। एक छोटा सा छेद था जहाँ से वो ईंटा लग रहा था जैसे वो पत्थर वहाँ से निकल के बाहर गिर गया है। वहाँ से मैंने जब देखा तो अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। हमने निर्णय लिया कि हमारी छोटे कैमरे को उस पिरामिड के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। हमने कैमरे को बांधा और उसके साथ एक टॉर्च को और उस छेद के द्वारा अंदर करने लगे। उस होल में कैमरा धीरे धीरे उस होल से अंदर आने लगा। जब अंदर आया तो हमें हल्का सा दिखा था कि वहां पे पूरे चंगादड़ भरे हुए थे। हमें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ के इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये चंगादड़ आए कहाँ से। यही सोच ही रहे थे तब तक हमारे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया। हमने तुरंत अपनी रस्सी को खींचने लगे और जब रस्सी को निकाले बाहर जो देखा वो हम चौंक रह गए, क्योंकि ना हमारा कैमरा और ना हमारा टॉर्च उस रस्सी में बंधा हुआ था। वो कैमरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें कई शॉट और वो कैमरा 2 लाख रुपए का था। इसलिए अब हमें अंदर तो पहले ही जाना था। अब हम उसके लिए और मेहनत करने लगे, कैसे भी हमें पिरामिड के अंदर जाना है। अब हम खुदाई चालू कर चुके हैं क्योंकि ये पिरामिड को पत्थर को हटा के हम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए हम जमीन के अंदर से खुदाई करेंगे और इस छोर से उस छोर के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए हम जमीन को खुदाई करने लगते हैं और एक वक्त आता है जब हम उस पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं। हम उस होल के अंदर बैठे हुए होते हैं कि कब अब ये लास्ट छोर निकले, पर पिरामिड अंदर से भी पूरा ठोस था। जब हम लोगों ने लोहे से उसे जोर से फोर्स किया तो वो एक पत्थर के जैसा आवाज कर रहा था। इसलिए अब हमें ड्रिल मशीन लाना पड़ेगा और हमने लाया और उससे पत्थर को काटा और अब हम पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। हम कुल 8 लोग थे और सब बाहर हैं। उन्होंने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज कर देना। हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल जैसा एक मशीन था। हम पूरे पिरामिड को चेक करने लगे। अभी तो हम एक ही जगह पे हैं और चारों ओर देख रहे हैं कि इस पिरामिड में क्या हो सकता है। तभी किसी लड़की की चीखने की आवाज उस हॉल से आती है। मैं बोलता हूँ किसकी आवाज है। हमने जब चेक किया तो 8 लोग में से सिर्फ 7 लोग थे। मैंने बोला कौन गायब है, तो उसने बोला मधु गायब है। हम सब ढूंढने लगते हैं कि मधु गई तो गई कहां पे। ढूंढते ढूंढते मधु अभी भी नहीं मिली है। मैं जोर से होल से आवाज देता हूं सभी को कि सब आ जाओ। जब सब आते हैं फिर गिना जाता है, पर अभी 6 लोग हैं। अब एक और कौन गायब हो गया। फिर उसी में से एक मेंबर बताता है इस बार राज गायब है। अब हमें टेंशन होने लगी कि एक एक करके सब गायब कैसे होते जा रहे हैं। यही सोच ही रहा था तब तक मधु आ गई। मधु ने बताया मैं तो अंदर की साइड पूरी चली गई थी घूमने के लिए। मैंने तुम्हारा आवाज सुना तब मैं दौड़ के आई, पर मैंने वहां पे एक बुक देखी है, पर उस बुक को मैं लाना जब चाही तब उस बुक के पास एक सांप बैठा हुआ था। इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ के आ गई। चलो उस बुक में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रूफ तो मिल ही जाएगा। इस पिरामिड के बारे में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो चलो, हम बोलते हैं राज गायब है भी, हमें पहले राज को ढूंढना पड़ेगा, पर कोई अलग मत हो, साथ में चलते हैं ढूंढने के लिए। अब हम निकल पड़ते हैं और हम आवाज लगाते हैं राज राज, पर राज आवाज नहीं दे रहा था। तभी फिर से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है और हम चारों तरफ देखते हैं
पर अभी कोई भी लापता अभी नहीं हुआ। पर ये लड़की की चीखने की आवाज किसकी है? तब तक चारों ओर से चमगादड़ उड़ने लगते हैं और हमारे कान या मुंह पे बार बार अपने नाखून को मारने लगते हैं। हम तुरंत उसी बुक की ओर भागने लगते हैं कि कैसे भी हमें इससे बचना है। हम सब दौड़ के उस बुक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बुक कई साल से वहीं पे लग रहा था कि जैसा पड़ा हुआ है और उसके पास एक कंगाल था। वो कंगाल किसका था? वो उसी बुक में उसके बारे में होगा। अब हमें उस बुक को लाना है। अब मैं सांप को भटकाने के लिए एक डंडे से उसको अपनी ओर बुला रहा था। जब वो आया तब तक मेरे दोस्त ने बुक को उठाया और बाहर की ओर भाग गया। अब मैं भी उसके पास गया और उस बुक को साफ करके देखने लगा कि क्या मिलता है इसके बारे में। पर उस मम्मी के बारे में तो कुछ नहीं था, पर उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था जो सोच के मेरे रूह कांप जाती है और हम पिरामिड से बाहर भागना चाहते हैं। तो क्या लिखा था उसमें, ये भी आप कमेंट करना। उसमें लिखा था कि जो वहाँ पे 20 औरत मरी थी उसकी आत्मा 100 साल तक इस पिरामिड के अंदर कैद रहेगी और जो भी इस पिरामिड के अंदर आएगा या इसके बारे में खोज करेगा वो मरेगा। ये बात सुन के हम भागने लगते हैं। तब तक वो पिरामिड पूरी हिलने लगती है। बाहर से उस होल से जहां से हम आए थे उस होल से आवाज आता है, बाहर आ जाओ वरना ये पूरा पिरामिड गिर जाएगा। अब हम तुरंत बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते उस होल में एक एक करके नीचे से सिरक सिरक के बाहर निकलने लगते हैं। 4 लोग तो बाहर निकल गए थे पर 4 लोग अभी भी नहीं निकले थे और चारों लोग उसी होल के अंदर धीरे धीरे सिरक सिरक के आ रहे थे। तभी सबसे पीछे जो था उसके चीखने की आवाज आती है और मैं मुड़ता हूं तो वो वहां पे नहीं था और मैं देखता हूं सो कि एक औरत मेरे पीछे वो भी आ रही है और हंस रही है। कौन थी वो? वो देख के मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और मैं बोलता हूँ जल्दी से निकलो। अब सब बाहर निकल जाते हैं और वो औरत वही पिरामिड के नीचे दब जाती है। मैं सोचता हूँ वो कौन थी, अभी भी मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मेरे रूह कांप गए क्योंकि वही आत्मा या वो लड़की जो पिरामिड गिरा तो उसके ऊपर खड़ी थी और हंसी जा रही थी, तुम लोग चले जाओ वरना तुम भी मरोगे, मरना है तो आओ मेरे पास। ये बात सुन के हम तुरंत अपनी गाड़ी को निकाला और वहां से जाने लगे और हम लोगों ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और निकल पड़े अपने शहर की ओर। हम अपने शहर तो पहुंच गए पर अब हमारा हिम्मत नहीं हुआ उस पिरामिड के पास जाने की और हम अपना काम वहां से छोड़ के एक छोटे मोटे कंपनी में काम करने लगे। यही थी आज की डरावनी हॉरर स्टोरी मम्मी। आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मिलेंगे इसी के साथ एक डरावनी कहानी लेकर के, तब तक के लिए डरते रहो।